सपने के मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग अपने चित्रों से कहानियां कह जाते हैं। कमलदा यानी कमल जोशी उन्हीं में से एक थे। पहाड़ के हर रंग को उन्होंने अपने चित्रों में बखूबी उतारा है। इन्हीं रंगों में एक रंग दुख का भी घुला हुआ है, जो उनके चित्रों के साथ ही उनकी कहानियों में भी दिखता है। तो लीजिए, आज सुनिए उनकी किताब, जिसे बेहतर ढंग से उनके संस्मरणों की किताब भी कहा जा सकता है, जिसका नाम है चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें। उसी में से आज उनका एक संस्मरण सुनिए, जिसका नाम है छेबुली का हाईवे। मारक धूप थी और सड़क उबड़ खाबड़। सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा था। बाइक चलाते चलाते 3 घंटे हो गए थे। मेरे शरीर को आराम की दरकार थी। थोड़ा थक गया था। छाया की तलाश कर रहा था, पर कहीं दिखी नहीं। बहुत आगे सड़क पर कोई मजदूर काम कर रहा था। उस तक पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग महिला हथौड़े से पत्थर तोड़ रही थी। मैं उसके पास रुक गया। उसने क्षण भर को मुझे देखा और फिर अपने काम पर लग गई। मैं गर्मी से परेशान था और ये वृद्धा कड़ी धूप में शांत होकर पत्थर तोड़ रही थी। चेहरा एकदम निर्विकार, मानो सुख दुख से कहीं ऊपर संवेदनाएं पहुंच गई हों। मैं बेवकूफ़ हूं, इसलिए रुका और उससे पूछा, ताई, गर्मी नहीं लग रही? उसने उसी निर्विकार भाव से मुझे देखा और अपने काम पर लग गई। मैंने समझा शायद उसने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं, तो दोबारा पूछ बैठा, किसको गर्मी नहीं लगेगी? उसने जवाब दिया और चुप हो गई। मैं बाइक से उतरा और उसके पास ही एक पत्थर पर बैठ गया। मैंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। निर्विकार भाव वाले चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियों ने अपनी कहानियां लिखी थीं। मैं उनमें से कुछ कहानियां सुनना चाहता था। मैंने उस वृद्धा से बात करने की कोशिश की। वो हाँ हूँ में जवाब तो देती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। मुझ अजनबी के द्वारा इस तरह पूछताछ करने पर उसे अटपटा लग रहा था शायद। फिर भी उसने बताया कि उसके 2 लड़के हैं, दोनों देश में नौकरी करते हैं। अपने साथ अपनी बहू भी ले गए हैं। दिल्ली में इतनी जगह नहीं कि वो अपनी माँ को भी साथ ले जा सकें, और ना इतना पैसा ही कमाते हैं कि वो नियमित अपनी माँ को कुछ आर्थिक सहायता भेज सकें। इसलिए दिन भर पत्थर तोड़ती हूँ बेटा। धूप तो सबको लगती ही है। मेरी पूछताछ से वो थोड़ा असहज हो गई थी। बोली, मुसाफिर हो, रास्ते लगो। ऐसी ही बातें करते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और फिर से पत्थर की गिट्टियां तोड़ने लगी। मुझे महसूस हो गया कि वो अपनी किसी बात में मुझे शामिल नहीं करना चाहती। वो चुप और फिर से निर्विकार हो गई। अब आराम करने की मेरी भी इच्छा नहीं थी। मैं उठा और बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। एक बार पीछे मुड़कर देखा तो लगा कि जैसे वो मुझे ही देख रही है। उस बड़ी सड़क के बीच में गिट्टियां तोड़ती वो कितनी अकेली थी। वो हमारे लिए 4 लेन हाईवे बनाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रही थी। क्या कभी उसकी ज़िंदगी का हाईवे भी इतना बेहतर हो पाएगा कि दुनिया छोड़ने से पहले वो चैन के 2 कदम चल सके? उसे देखकर मुझे कुछ समय पहले मिली वृद्धा की कहानी याद आ गई। मैं और रेहा हमेशा की तरह बाइक से आवारागर्दी करने निकले थे। ऐसे ही सड़क के किनारे एक वृद्धा पत्थर तोड़ रही थी। बगल में 6-7 साल का खूबसूरत बच्चा भी था। बच्चा धूप ही में पत्थरों से खिलौनों की तरह खेल रहा था। रेहा ने मुझे बाइक रोकने के लिए कहा। मैंने बाइक रोकी तो बच्चा कौतूहलवश अपने पत्थर के खिलौने छोड़कर हमें देखने लगा, पर वृद्धा एक सार पत्थर तोड़ने में ही व्यस्त रही। रेहा बाइक से उतरी, उस बच्चे को अपने बैग से निकाल कर बिस्कुट दिए। बच्चे को बिस्कुट देते देखकर वृद्धा महिला ने रेहा से नजरें मिलाई और हल्के से मुस्कुराई। रेहा को शायद इसी संवाद का इंतजार था। उसने 2 बिस्कुट वृद्ध महिला की ओर बढ़ा दिए। महिला ने बिस्कुट लेकर अपने सूती शॉल में छुपा लिए। बिस्कुट अभी खाओ ताई जी, रेहा ने महिला से कहा। अब इस उम्र में क्या बिस्कुट खाऊं बेटा? खाती नहीं तो फिर लिए क्यों? रेहा का ये सवाल मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन वृद्धा
जो रेहा के सवाल के साथ साथ रेहा के चेहरे की मुस्कुराहट भी देख रही थी, बोली, अरे मैंने तो अपने जीवन में बहुत बिस्कुट खाए। फिर वह बच्चे की तरफ इशारा कर बोली, इस निर्भगी को बिस्कुट कहाँ मिलते हैं, शाम को फिर से दे दूंगी तो खुश हो जाएगा। लगभग 70 साल की औरत जिसने अपने जीवन में बहुत बिस्किट खाए, इस कड़ी धूप में एक बच्चे को लेकर सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही थी। मेरा और रेहा का कौतूहल बढ़ना स्वाभाविक था। रेहा ने अपने पिट्ठू से एक पूरा पैकेट बिस्किट का निकाला और वृद्धा के सामने बैठ गई और बोली, जीवन में तो बहुत खाए होंगे, पर हमारे साथ तो नहीं खाए ना, चलो हमारे साथ भी खाओ। रेहा ने इस अपनत्व भरे अधिकार से कहा कि वृद्धा अपना हथौड़ा छोड़कर पलटी और रेहा के सामने बैठ गई। दोनों बिस्किट खाने लगे। मुझे मेरे हिस्से के दे दिए गए। बच्चा बिस्किट खाते खाते मेरे बाइक के पास गया और उसे छूकर देखने लगा। मैं समझ रहा था कि रेहा वृद्धा से बातें करना चाहती है, तो मैंने भी समय काटने के लिए उस बच्चे से पूछा, कभी बैठे हो मोटरसाइकिल में? बच्चा तो चुप रहा, पर उसकी दादी बोली, इस निर्भगी ने कहाँ से बैठना है फटफटी में, खाने का तो भरोसा होता नहीं, फटफटी में कहाँ से बैठेगा। बच्चा बोल तो नहीं रहा था, पर मेरी बात सुनकर बाइक में बैठने की कोशिश करने लगा। ये देखकर रेहा ने मुझे कहा, मैं इनसे बात कर रही हूँ, तब तक तुम इसे फटफटिया में घुमा कर ले आओ। मैंने रेहा के सामने जो हुक्म मेरे आका के अंदाज में सिर झुकाया और बच्चे को उठाकर बाइक की सीट पर बिठा दिया। बच्चा थोड़ा डर रहा था। मैंने कहा, अरे आराम से बैठो, गिरोगे नहीं, और बाइक बढ़ा कर ले चला। कुछ देर बाइक में बैठने के बाद बच्चा सामान्य हो गया। मैंने बच्चे को थ्रिल देने के लिए बाइक को लहराया तो वो पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन बाद में आत्मविश्वास जागा तो खुद ही हैंडल पकड़कर बाइक को लहराने की कोशिश करने लगा। मैंने भी गाड़ी लहरा दी। अब वो खिलखिला कर हंसने लगा। पहली बार बच्चे के चेहरे से खुशी के भाव फूटे थे। उसके अंदर का बच्चा जाग गया था। मैं समझ गया कि बच्चा इस उम्र में ही उन सब अनुभवों से गुजर रहा है जिसकी जगह अधिकांश बच्चों की जिंदगी में नहीं होती। 10-12 मिनट बाद मैं और बच्चा फटफटी की सैर से लौटे तो देखा रेहा और वृद्धा काफ़ी बात कर रहे हैं। रेहा थोड़ा उदास दिख रही थी। हमें देखकर बोली, फटफटिया में बैठकर आ गए रमुआ। रेहा को अब बच्चे का नाम भी पता था। मैंने रेहा से उसकी उदासी का कारण पूछा तो बोली, ऐसे ही। फिर उसने मुझे बाद में वृद्धा की पूरी कहानी सुनाई। वृद्धा का पति देश में कहीं किसी बिस्किट की फैक्ट्री में मुनीम की नौकरी करता था और खर्चे के लिए पैसे भेजता था। जब भी घर आता अपनी पत्नी, जिसका नाम छेबुली था, उसके लिए साड़ी और अपनी फैक्ट्री के बिस्किट लाता था। बहू के लिए साड़ी लाने पर सास ससुर कहते कि तुम अपनी बीवी को बिगाड़ रहे हो। 30 साल में ही इस वृद्धा के 4 बेटे हो गए थे। पति एक बार उगाही के लिए गए और वहीं दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इन लोगों को यह भी पता नहीं था कि वो नौकरी किस सेठ के यहाँ करता है। बस जो खबर लेकर आया था उसके साथ ससुर गए और क्रियाक्रम करके आ गए। सेठ ने 500 रुपये ससुर के हाथ में रखे थे। उनमें से आधे उसी में खर्च हो गए। कमाऊ बेटे की मौत ने ससुर को भी तोड़ दिया और वो भी 1 साल में ही चल बसे। सास विक्षिप्त हो गई और फिर अचानक एक दिन गायब हो गई। 30 साल की छेबुली पर 4 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई। जमीन ज़्यादा थी नहीं, मेहनत मजदूरी कर बच्चों को पाला। शहर में रहने वाले उसके पति कहते थे कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसी से आदमी की वक़्त होती है। पति की अंतिम इच्छा मानकर उसने खुद भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए देश में नौकरी करने जाते रहे। बड़े अरमान से बड़े बेटे की शादी की कि कम से कम इसकी बहू तो साथ रहकर उसका मेहनत मजदूरी में हाथ बटाएगी। कुछ दिनों उसने किया भी। जब दूसरे बेटे की शादी की तो दोनों बहुओं में बनी नहीं, दोनों रोज़ झगड़ती। बड़ी बहू ने अपने पति को साफ कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, तो बड़ा बेटा उसे लेकर देश चला गया। फिर जब तीसरे की शादी की तो वही हाल हो गया। इस बार दूसरा बेटा अपनी बहू ले गया। बाद में तीसरा बेटा ये कहकर अपनी पत्नी को ले गया
कि अब वो खाना नहीं बना सकता और शादी करके फ़ायदा ही क्या जो खाना खुद बनाना पड़े। छेबुली जब सपने देख रही थी कि वो 2 रोटी पकी पकाई खाएगी, वो एक बार फिर से अकेली थी। उसने तय किया कि इस बार वो सबसे छोटे लड़के के लिए, जो कि बेरोजगार था, ऐसी बहू लाएगी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, शहर जाने का ख्याल भी ना करे और उसके बुढ़ापे का सहारा बने। वो वैसी बहू लाई भी, पर होनी का तो छेबुली के साथ बैर था। लड़के को दारू की लत लग गई। मजदूरी में अगर कुछ कमाता भी तो दारू में उड़ा देता। बहू की मजदूरी के पैसे भी मार पीट कर ले जाता। एक बेटा हुआ तो उसका नाम रखा राम सिंह, पर सब लाड़ में रमुआ ही बोलते। एक दिन साथ के दारू पीने वालों ने बताया कि नशे में रमुआ का बाप पहाड़ में गिर गया। दौड़े दौड़े छेबुली और बहू जब वहां पहुंचे, तब तक बेटे के प्राण उड़ चुके थे। अब छेबुली विधवा बहू का साथ देने के लिए रह गई थी। इस बीच गांव लगभग खाली हो गया था। ज़्यादातर लोग गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में देश चले गए थे। बहू को भी लग रहा था कि सास के साथ उसकी ज़िंदगी भी खराब हो रही है। 4 साल पहले एक दिन वो मजदूरी के नाम पर घर से गई और फिर लौट कर नहीं आई। अपने 2 साल के बेटे को छेबुली के पास छोड़कर चली गई। छेबुली अपने जीवन से ऊब चुकी थी। एक बार रात को मरने का इरादा भी किया। सोचा कि जिसको उसकी माँ ने ही छोड़ दिया, उस बच्चे की क्या ममता करूं। जिस भगवान ने इसे दुनिया में भेजा है, वही उसका इंतजाम भी करेगा। मरने के इरादे से दरवाजे तक भी गई, लेकिन आखिरी बार पलट कर देखने का मन हुआ। चिमनी की रोशनी में बच्चा दादी की शॉल के कोने को इस तरह मुंह में चूस रहा था जैसे दूध पी रहा हो। ममता ने मरने का इरादा छोड़ दिया। अब रमुआ ही छेबुली के जीने का उद्देश्य बन गया था। हर वक्त पत्थर तोड़ती या मजदूरी करती दादी के साथ रहने की वजह से रमुआ को और बच्चों के साथ खेलने का मौका नहीं मिला। यही पत्थर उसके दोस्त थे और खिलौने भी। बस अब ज़रा ये इतना बड़ा हो जाए कि कहीं बर्तन मांज कर पेट भर ले। मैं तो गंगा जी में फाल मार दूंगी फिर। छेबुली ने यही कहा था रेहा को। मैंने देखा बच्चा इस बार मुझसे दूर नहीं, बिल्कुल सट कर खड़ा था। अपने अकेलेपन को तोड़ने की शायद ये उसकी कोशिश थी। फटफटिया की सैर के बाद उसकी आंखों का सूनापन कुछ कम हुआ था। हम यही कर सकते थे। छेबुली से हमने विदा ली तो उसने सिर भी नहीं उठाया। उसकी आंखें सूखी थीं, पर मन में शायद आंसू थे। हमने उसके कुछ जख्म कुरेद दिए थे। मैंने बाइक बढ़ा दी। कुछ देर बाद महसूस किया कि पीछे बैठी रेहा हिल रही है। देखा रमुआ रेहा को दोनों हाथ हिला हिला कर विदा कर रहा है और उतने ही जोर से रेहा भी हाथ हिला रही है। मैंने और रेहा ने बहुत देर तक बात नहीं की। एक चुप्पी ने हमें घेर लिया था। आप सुन रहे थे कमल जोशी की एक कहानी, छेबुली का हाईवे।